नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल समग्र क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की श्रृंखला में कक्षा 7 के अध्याय 7 के प्रश्नोत्तरों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद करे हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर शुरुआत में पाठ की पूर्व तैयारी दी गई है। सबसे पहले यहाँ पर एक गतिविधि है, महाधमनी, महाशिरा, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा, बायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय आदि जो नाम दिए गए हैं, आपको इनको यहाँ पर दिए गए चित्र के जो संकेत हैं इनको समझ के और सही जगह पे सही नाम को भरना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ आ जाएगा महाशिरा, दायां आलिंद, दायां निलय, यहाँ नीचे विभाजन दीवार आ जाएगी, यहाँ महाधमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा, बायां आलिंद और बायां निलय। तो इस प्रकार हम इनको भर देंगे। चलिए इसके बाद हमारे जो मुख्य प्रश्नोत्तर हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले है सही वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से जो राइट है उसमें टिक लगाना है और नीचे दिए गए खाली स्थान पर लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों में जाइलम की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो जाइलम अर्थात जल और खनिज का जो परिवहन करने का जो काम होता है, ये जाइलम का होता है। तो जाइलम क्या करता है? जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों का परिवहन करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कि जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों का परिवहन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से कैसे होता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, लाल रक्त कोशिकाओं में एक हीमोग्लोबिन वर्णक होता है, हीमोग्लोबिन वर्णक होता है, जिसकी सहायता से ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाओं के साथ संयुक्त होने से। उसके बाद आगे है विकल्प तीसरा, पौधों और जंतुओं में परिवहन प्रणालियों के बीच क्या समानता है? तो इसका आंसर होगा, दोनों परिवहन के लिए विशेष वाहिकाओं पर निर्भर होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। चौथा प्रश्न है, पौधों में जड़ों और पत्तियों तक पानी के परिवहन के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो इसके लिए कौन सी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर रहेगा वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी। पांचवा प्रश्न है, जैसा कि हम जानते हैं कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का परिवहन करती है तथा शिरा अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है, तो बताइए कि फुफ्फुस धमनी के संबंध में निम्न में से सही कथन क्या है? तो आपको पता है कि धमनी जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त को परिवहन करती है और शिरा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त या अशुद्ध रक्त जिसको हम कहते हैं। परंतु यदि इन्हीं दोनों नामों के आगे फुफ्फुस शब्द जुड़ा हो तो हमें इसका उल्टा समझना है। बात समझ रहे हैं आप? धमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है परंतु फुफ्फुस धमनी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। उसी प्रकार शिरा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का परिवहन करती है, परंतु यदि फुफ्फुस शिरा है तो वो ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन करेगी। तो यहाँ पर पूछा है फुफ्फुस धमनी के बारे में, तो इसका हो जाएगा कि यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए इसके बाद आते हैं हमारे रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थानों में हम देखेंगे, ऊपर आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, परिसंचरण, स्टेथोस्कोप, हीमोग्लोबिन, वाष्पोत्सर्जन और पट्टिकाणु। आपको इन्हीं विकल्प में से यहाँ पर भरना है। पहला खाली स्थान है, लाल रक्त कोशिकाओं में खालिस्तान नामक लाल रंग का वर्णक होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा कौन सा?
हीमोग्लोबिन, और इसी के कारण याद रखना, इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। दूसरा खालिस्तान है हृदय और रक्त वाहिनियाँ मिलकर परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। तो दूसरे खालिस्तान में क्या भरा जाएगा? परिसंचरण। तीसरा है चिकित्सक आपके हृदय स्पंदन को सुनने के लिए खालिस्तान नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। तो क्या, कौन सा यंत्र? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या होता है? जो आपने देखा होगा डॉक्टर जो अपने गले में एक यंत्र डाल के रखते हैं, जो उसके दो हिस्से कानों में लगाते हैं और एक आपके सीने में या पेट पर लगाते हैं, वही होता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप कुछ इस तरह से बना होता है, इधर उसमें एक संरचना होती है और दो ऐसे कानों में लगाने के लिए होते हैं, इसको बोलते हैं हम स्टेथोस्कोप। चौथा है चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनने का कारण रक्त में उपस्थित पट्टिकाणु कोशिका हैं। रक्त में जो पट्टिकाणु जिसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, ये क्या करते हैं? रक्त का थक्का बनने का कारण बनते हैं। पांचवा खालिस्तान है वाष्पोत्सर्जन क्रिया पादप को ठंडा रखने में सहायता करती है। तो पांचवें में आ जाएगा वाष्पोत्सर्जन। ठीक, अब आ जाते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों पर। तो हमारा पहला प्रश्न है रक्त किस प्रकार पाचन क्रिया में सहायक है? तो रक्त का क्या काम है? इसका उत्तर हो जाएगा रक्त पाचित भोजन को क्षुद्रांत या छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है जहां उसका विघटन होता है और उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो रक्त हमारे शरीर में क्या करता है कि जो पचा हुआ भोजन होता है उसको विभिन्न अंगों तक या कोशिकाओं तक पहुंचाता है जहां उसका ऑक्सीकरण होता है और उससे ऊर्जा निकलती है जिसका उपयोग शरीर कर लेता है। तीसरा हमारा प्रश्न है क्या कारण है कि शिराएं रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देती हैं? तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या है कि शिराओं से रक्त जो है केवल हृदय की ओर ही जाता है, वापस क्यों नहीं आता है? तो इसमें क्या होता है, इसका उत्तर हो जाएगा शिराओं की आंतरिक भित्ति में वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। रक्त जो शिराएं होती हैं उनके अंदर वाल्व लगे होते हैं जो सिर्फ रक्त को एक तरफ ही बहने देते हैं। चौथा प्रश्न है मानव परिसंचरण में धमनियों की संरचना शिराओं से किस प्रकार भिन्न होती है? तो धमनियां जो है वो शिराओं से किस प्रकार भिन्न होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव शरीर में उपस्थित धमनियों की भित्तियां या दीवार शिराओं की अपेक्षा मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। तो जो धमनियां बनी होती हैं वो शिराओं की अपेक्षा उनकी भित्ति जो दीवार है वो मोटी होती है और फ्लेक्सिबल होती है, प्रत्यास्थ होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है रक्त का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो उनकी दीवार मोटी होती है। पांचवा प्रश्न है जिस प्रकार मानव शरीर का हृदय 4 कक्षीय होता है, क्या सभी जंतुओं का हृदय इसी प्रकार होता है? यदि नहीं तो मानव से भिन्न हृदय वाले 4 जंतुओं के नाम बताइए। तो जैसे हमारा मनुष्य का हृदय जो है वो 4 कक्षों का बटा होता है, 2 आलिंद और 2 निलय। तो क्या सभी जीवों का ऐसा होता है? नहीं। तो हम लिखेंगे कि नहीं, सभी जंतुओं का हृदय मानव की तरह नहीं होता है। जैसे मछली का 2 कक्षीय है, सांप का 3 कक्षीय, मगरमच्छ 3 कक्षीय और मेंढक 3 कक्षीय। तो बेसिकली इसमें याद ये रखना है कि जो समुद्री जंतु हैं जैसे मछली आदि, इनका होता है 2 कक्षीय, और जितने भी सरीसृप हैं, सरीसृप इनका होता है 3 कक्षीय। सरीसृप मतलब जो जमीन पर रेंग के चलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। बूझों ने देखा कि गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीने के कारण कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, क्यों? तो इसका आंसर है पसीने में उपस्थित लवणों के कारण कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि जब हम गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है तो जो कपड़ा का जो हिस्सा गीला हो जाता है वो सूखने के बाद उस पर सफ़ेद रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं।
तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पसीना होता है उसमें बहुत सारे खनिज और लवण होते हैं जो कपड़ों पर धब्बे बना देते हैं। अब आ जाते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, लाल रंग जिस वर्णक की उपस्थिति रक्त का लाल रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है उसका नाम बताइए और इस वर्णक की कमी पर शरीर में क्या प्रभाव होंगे। तो रक्त का लाल रंग उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मैंने पहले बताया था हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं में कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रा और स्पंज में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है तो भी वह भोजन और ऑक्सीजन का परिवहन कैसे करते हैं। तो इसका आंसर होगा, हाइड्रा और स्पंज में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। तो हाइड्रा और स्पंज के बारे में क्या है कि इनके अंदर जो है विकसित परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। चूँकि ये समुद्र के अंदर या पानी के अंदर ही रहते हैं तो जिस पानी में ये रहते हैं वही पानी उनके शरीर में भोजन के परिवहन और अपशिष्टों को निकालने में मदद कर देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, मानव शरीर में उत्सर्जन की क्रिया ना हो तो क्या होगा। भाई उत्सर्जन से क्या होता है, हमारे शरीर से जो गंदे जो हानिकारक पदार्थ हैं वो बाहर निकलते हैं। यदि मान लीजिए कि ये क्रिया ना हो तो क्या होगा, ये सारी गंदगी हमारे खून में मिक्स हो जाएगी और हमें बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न कर देगी, संक्रमण कर देगी। तो इसका उत्तर होगा, मानव शरीर में उत्सर्जन की क्रिया ना हो तो रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाएगी और व्यक्ति को अनेक प्रकार के संक्रमण हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम होगी। जिस व्यक्ति के अंदर उत्सर्जन नहीं होगा उसको बहुत सारी व्याधियां बीमारियां हो जाएंगी और ये संभावना कम है कि वो ज़्यादा दिनों तक जी पाएगा। अगला है, जंतुओं में परिसंचरण तंत्र में पाई जाने वाली धमनियाँ पौधों में पाए जाने वाले फ्लोएम से किस प्रकार समान है। तो भाई जंतुओं में धमनियाँ और पादपों में फ्लोएम ये किस प्रकार समान है। तो इसका उत्तर है, जंतुओं में परिसंचरण तंत्र में पाई जाने वाली धमनियाँ जिस तरह हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी हिस्सों सभी भागों तक ले जाती हैं, उसी प्रकार फ्लोएम भी पत्तियों में निर्मित भोजन को पादप के सभी अंगों तक या सभी भागों तक ले जाता है। तो इन दोनों का बेसिकली काम क्या है कि एक ऑक्सीजन और भोजन का परिवहन करना। तो ये दोनों एक प्रकार से समानता ये है कि ये दोनों ही शरीर के विभिन्न अंगों तक सामग्री को परिवहन करने का काम करते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, ये दो चित्र दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी चित्र में दिए गए पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र होगी। तो स्पष्ट है कि चित्र बी जो है इसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र होगी। क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त दिए गए पौधे में से पौधा बी में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र गति से होगी क्योंकि पौधे में पत्तियां ज़्यादा हैं जिससे रंध्रों की संख्या भी अधिक होगी और रंध्र अधिक होंगे तो वाष्पोत्सर्जन की भी क्रिया भी तीव्र गति से होगी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि देखिए जिस पौधे में पत्तियां ज़्यादा हैं उसमें रंध्र भी ज़्यादा होंगे और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है वो रंध्रों की सहायता से होती है। तो जितने ज़्यादा रंध्र होंगे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी उतनी तीव्र होगी। अब आ जाते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 15 है। यहाँ पर हम ये वाला जो आप देख रहे हैं ये हम मानव उत्सर्जन तंत्र का जो चित्र बना देंगे, ठीक है। और आगे हम इसमें लिखेंगे वृक्क मूत्रवाहिनियाँ मूत्राशय और मूत्रमार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। मतलब वृक्क मतलब किडनी, मूत्रवाहिनियाँ मूत्राशय और मूत्रमार्ग
इन सभी को हम एक साथ रूप से जो है उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इसकी कार्यविधि क्या है? जब रक्त वृक्क में आता है तो रक्त कोशिकाओं द्वारा इसमें से उपयोगी और हानिकारक पदार्थों को पृथक किया जाता है। उपयोगी पदार्थ पुनः रक्त में मिल जाते हैं और अपशिष्ट जल के साथ मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। यह मूत्र वाहिनियों से मूत्राशय में आता है, जिससे मूत्र मार्ग और मूत्ररंध्र से होते हुए शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार हमारा उत्सर्जन तंत्र जो है वो कार्य करता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 13। मानव शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो जीवन पर्यंत बिना रुके पंप करने का कार्य करता है? उसकी क्रियाविधि समझाइए। तो हमारे शरीर में इसका उत्तर होगा, हमारे शरीर में हृदय मानव शरीर का ऐसा अंग है जो जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता है। हृदय 4 कक्षों में विभाजित होता है। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद और निचले 2 कक्ष निलय होते हैं। दायां आलिंद शरीर से O2 युक्त रक्त ग्रहण करता है और उसे दाएं आलिंद निलय में भेजता है। यहाँ से फेफड़ों में O2 प्राप्त करने के लिए जाता है। बायां आलिंद O2 युक्त रक्त प्राप्त करता है और बायां निलय इसे शरीर के सभी अंगों में, यहाँ पे छूट गया है, सभी अंगों में पंप करता है। ठीक है, यहाँ पर सभी अंगों लिख देना है, यहाँ पर बीच में सभी अंगों में पंप करता है। इसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 14। इसके 2 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट जो है, यदि फ्लोएम अवरुद्ध या क्षतिग्रस्त हो तो पौधों की वृद्धि और विकास पर संभावित परिणामों पर चर्चा करें और लिखें। तो फ्लोएम का काम क्या है? पौधे में जो भोज्य पदार्थ हैं उनका परिवहन करना, और यदि फ्लोएम अवरुद्ध हो जाएगा तो पौधे के सभी भागों तक जो है खाने की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, तो बहुत सारे विपरीत प्रभाव पड़ेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, यदि फ्लोएम अवरुद्ध या क्षतिग्रस्त हो तो पौधे की वृद्धि और विकास पर कई विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। फ्लोएम पौधे में भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का परिवहन करता है, जो पौधों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अब कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं? नंबर 1, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का अन्य भागों तक नहीं पहुंचेगा, जिससे ऊर्जा में कमी हो सकती है। नंबर 2, जड़ें, तने और नए पत्तों का विकास रुक सकता है। नंबर 3, पौधों में कमजोरी आ सकती है। नंबर 4, पौधों में सूखापन, पत्तियों का मुरझाना और अन्य विकृति हो सकती है। तो ये कुछ प्रभाव हैं जो फ्लोएम के नष्ट होने के कारण पौधे पर पड़ेंगे। इसका दूसरा पार्ट है, यदि जाइलम क्या है और ये वृद्धि और विकास में किस प्रकार सहायता करता है। तो हम सभी जानते हैं कि जाइलम जो है पौधों में जल और खनिज को जड़ से लेकर पत्तियों तक परिवहन करने का कार्य करता है। तो आंसर हो जाएगा, जाइलम जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम या दारू कहते हैं। जाइलम द्वारा जल जड़ से पत्तियों तक पहुंचता है। यहाँ उसका उपयोग भोजन के निर्माण में होता है। इससे पौधे का विकास अच्छा होता है। जाइलम जितने अच्छे तरीके से जल को जड़ तक पहुंचा पाएगा, उतने अच्छे तरीके से भोजन निर्माण होगा और पौधे का विकास भी अच्छा होगा। अब 15वां प्रश्न है हमारा, परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का सचित्र वर्णन कीजिए। हमारे शरीर में जो परिसंचरण तंत्र है उसकी क्या व्यवस्था है, उसके बारे में चित्र बनाना है और उसका वर्णन करना है। तो मानव शरीर में
मानव परिसंचरण तंत्र में शरीर के विभिन्न अंगों से CO2 युक्त रक्त सिराओं के द्वारा हृदय में आता है। यहाँ से फुफ्फुस धमनी द्वारा इसे फेफड़ों में भेजा जाता है, जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है। इसके बाद फुफ्फुस सिरा द्वारा रक्त पुनः हृदय में आ जाता है, जहाँ से धमनियों द्वारा इसे शरीर के बाकी अंगों में भेजा जाता है। तो इस प्रकार हमारे शरीर में जो है परिसंचरण तंत्र काम करता है। इसका चित्र जो है वो आप यहाँ पर बना देंगे। ये जो खाली जगह दिख रही है आपको, इसमें इसका चित्र बनाना है। ठीक है, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे आप ये जो दिया गया चित्र है इसको बना देंगे। ठीक, साथियों, आपको जो वीडियो है अच्छा लगे तो लाइक करें। हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि ज़रूरी जानकारी उन तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।